नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं मुंबई में होने वाली विपक्षी दल इंडिया की बैठक की खबर के साथ ही। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की 2 दिन की बैठक आज मुंबई से शुरू होने जा रही है और ये बैठक 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता मुंबई पहुंचना शुरू हो चुके हैं। किस तरह की तैयारियां मुंबई में है, इस बैठक से जुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं। 2 दिन की इस बैठक में गठबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। इनमें सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन का जो लोगो है, जो चिन्ह होगा, उस पर फैसला हो सकता है। झंडे और साथ ही साथ संयोजक के नाम को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में मुंबई के ये जो बैठक है, आपको बता दें, मुंबई में जो ग्रैंड हयात होटल है वहां पर यह बैठक आज से शुरू होने जा रही है। और इस बैठक के अगर एजेंडे की बात करें तो इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, एजेंडा क्या रहेगा इस बैठक का, उसकी बताएं तो लोगों पर, यानी कि जो चिन्ह है उस पर चर्चा और उसे अंतिम रूप देना इस बैठक का एक एजेंडा रहेगा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के संगठन पर विचार होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी पर चर्चा होगी, साथ ही सचिवालय की स्थापना और चुनाव प्रबंधन, रिसर्च विंग की स्थापना, 5 से 10 आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति, जो कि गठबंधन की बात मीडिया में वक्त वक्त पर रख पाएंगे। इसके अलावा आज के वक्त में सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत से लोग एक्टिव हैं, अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है, ऐसे में मीडिया और सोशल मीडिया टीम का गठन भी होगा। इसके अलावा नेशनल एजेंडा तय करने के लिए समिति का गठन, प्रचार के साझा मुद्दों को तय करना, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है 2024 में, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, तो प्रचार का एक साझा मुद्दा तय करना इस बैठक का एक एजेंडा उसमें बताया जा रहा है। साझा प्रचार का कार्यक्रम तैयार करना, ये तमाम वो प्रमुख बिंदु हैं जो हमने आपको बताए, जो इस बैठक के मुख्य एजेंडे रह सकते हैं। तो मुंबई पहुंचने का, नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्ष की बैठक के लिए मुंबई कल पहुंची ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के सवाल पर उनसे जब पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का वो कौन सा चेहरा होगा जो कि प्रधानमंत्री के तौर पर आप पेश करेंगे, उस पर उन्होंने क्या कहा, वो सुनते हैं। हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाए, देश को बचाए। पीएम का चेहरा इंडिया होगा, पीएम का चेहरा इंडिया होगा। और मुंबई में हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां, कब ये बैठक शुरू होगी, इस पर चर्चा करने के लिए रौनक आप वहां पर मौजूद हैं। किस तरह की रौनक दिख रही है मुंबई में इस बैठक को लेकर, सबसे पहले तो वो बताएं। जी देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है वो आयोजक है इस पूरी इंडिया गठबंधन मीटिंग का, तो निश्चित तौर पर इस ग्रैंड हयात होटल में तो रौनक पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन प्रमुखता से इस बैठक की तरफ सभी की निगाहें इस ओर टिकी हुई है कि क्या संयोजक पद को लेकर इस इंडिया गठबंधन की बैठक में नेताओं के बीच में कोई आपसी सहमति बन पाती है या नहीं। हमने पिछले दिनों देखा कि जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी है, उनका नाम पहले जो है वो काफी चर्चा में रहा। फिर चाहे पटना की बैठक हो या फिर बेंगलुरु की बैठक, कहा यह गया कि वहां पर नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन जाएगी, लेकिन इन दोनों बैठकों में संयोजक पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अब ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी संयोजक पद की रेस में जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। कुछ नेता उनके नाम का भी प्रस्ताव जो है कल होने वाली अहम बैठक में यहां पर उठा सकते हैं। इसके अलावा आज की अगर बात की जाए तो प्रमुखता से देर शाम तक सभी जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, फिर चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता हैं, वे देर शाम तक मुंबई पहुंचेंगे। शाम 6 बजे ग्रैंड हयात होटल में उद्धव ठाकरे, जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, वे उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद एक अनौपचारिक तौर पर 1 घंटे बैठक होगी इन नेताओं के बीच में और 8 बजे उद्धव ठाकरे की तरफ से डिनर का आयोजन इन नेताओं के लिए
रखा गया है और कल जो मुख्य बैठक है वो शुरू होगी और शुरू होने के पहले इंडिया गठबंधन का जो लोगो है, जो हमें जानकारी मिल रही है, इस इंडिया नाम के आधार पर ही जो जिस तरह से देश का झंडा है उसी तरह के कुछ कलरों का इस्तेमाल करते हुए इस लोगो को डिजाइन किया गया और उसका अनावरण इन प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि शीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी भी चर्चा इस बैठक में होगी, जो कि इन नेताओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां एक साथ जरूर आ गई है, लेकिन जो एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि चुनाव के पहले ये जो इंडिया गठबंधन है वो निश्चित तौर पर बिखर जाएगा। फिलहाल तो एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव तक ये एक साथ नहीं दिखेंगे, कई तरह के डिफरेंसेस है। तो इन्हीं डिफरेंसेस को दूर करने के लिए जो शीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो क्या कुछ होता है, उसकी चर्चा इस गठबंधन की बैठक में होगी। जी रौनक, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है क्योंकि जहाँ आकर सुई अटकती है वो है सीट शेयरिंग, क्योंकि कुछ राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका दबदबा है, क्षेत्रीय क्षत्रप है, और ऐसे में दूसरी तरफ हम वो जानते हैं कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी है और तमाम विपक्षी गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें अगर किसी के पास है तो वो कांग्रेस के पास है। तो वो क्या फॉर्मूला होगा ये देखना होगा। एक और चीज़ है रौनक, यहाँ पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और जिन मुद्दों को लेकर 2024 को टारगेट किया जाएगा, साझा प्रचार का क्या तरीका होगा, उस पर भी माना जाए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस इंडिया गठबंधन का तय हो सकता है इस मीटिंग में। जी निश्चित तौर पर देखिए, जो प्रपोज एजेंडा फिलहाल हमें बताया गया उसमें इस बात का जिक्र है कि मुख्य तौर पर आगे का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बनाना है उसकी रूपरेखा जो है यहाँ पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा 11 लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उनके भी नाम यहाँ पर फाइनलाइज किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन का जो हेड ऑफिस दिल्ली में खोलना है, सेक्रेटेरिएट, वो कहाँ पे होगा उसके बारे में चर्चा जो है यहाँ पर होना है। और इसके अलावा कॉमन कैंपेनिंग का किस तरह से प्लानिंग किया जाए उसकी भी चर्चा जो है, उसकी रूपरेखा, रोडमैप इस बैठक में तय करना है। और हमें यह भी बताया जा रहा है कि अब तक जो है बेंगलुरु में, पटना में और अब मुंबई में ये 3 महत्वपूर्ण बैठक जो है यहाँ पर संपन्न होती हुई दिख रही है। लेकिन इसके बाद क्या इस तरह की बैठक कहीं और करना है या फिर अब 2024 की तैयारियों में लगने के लिए आगे के रोडमैप पर काम करना जरूरी है, इस सारी बातों पर भी आज यहाँ पर कल जो बैठक होने जा रही है उसमें प्रमुखता से चर्चा होगी। जी रौनक, बहुत ही संक्षेप में बताएं क्योंकि ये तो एक शुरुआत भरा, अब तीसरी बैठक है। पहले हमने देखा मुंबई में और माफ कीजिएगा पटना में और बेंगलुरु में हुई और अब मुंबई में होने जा रही है। एक चीज़ जिस पर आके बात और अटकती है वो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का चेहरा कौन होगा। क्या ये तमाम पार्टियां इस मुद्दे को लेकर एक सहमत नजर आएंगी कि चुनाव के बाद वो चेहरा ढूंढा जाएगा या पहले किसी एक चेहरे को आगे रखकर ये चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा? जी देखिए, इंडिया गठबंधन के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री पद का उनकी तरफ से चेहरा कौन होगा, इसको चुनाव के पहले डिसाइड कर लोगों के सामने रखना। मुंबई की इस बैठक में तो ये तय हो पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी नेताओं से भी बात हो रही थी, मुख्य तौर पर स्ट्रैटेजिक के तौर पर फिलहाल इतने जल्दी नाम तय कर देना या नाम घोषित कर देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, ऐसा कुछ नेताओं का मानना है। लेकिन संयोजक पद का नाम निश्चित तौर पर जल्दी डिक्लेयर करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं नेताओं का मानना है और उसको लेकर इस बैठक में प्रमुखता से नेताओं के बीच में चर्चा होगी। लेकिन कल जब ममता बनर्जी मुंबई पहुंची, उनसे सवाल किया गया, उद्धव ठाकरे भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब यहां पर पहुंचे थे उनसे भी सवाल किया गया, तो सीधे तौर पर कोई जवाब जो है इन दोनों नेताओं की तरफ से फिलहाल तो सामने नहीं आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक विस्तार से बताने के लिए कि क्या कुछ इंडिया गठबंधन के भीतर इस बैठक को लेकर हलचल चल रही है। और लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें कि नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये कल की तस्वीरें आपने देखी, ममता बनर्जी जब पहुंची थी, और यहाँ पर आज दोपहर 2:30 बजे का वो वक्त है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहुंचेंगे और बाकी नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है क्योंकि शाम 6 बजे ये बैठक शुरू होनी है। और कल सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि इंडिया गठबंधन ने पंजाब के शिरोमणि अकाली दल से भी संपर्क साधा है। अब इस पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि उनकी पार्टी उसके साथ गठबंधन करेगी जिसके साथ जाने पर पंजाब का भला हो। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कभी पंजाब का अच्छा नहीं किया। सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के बहुत सारे विकल्प हैं और बहुत से प्रस्ताव भी हैं।
मैं कहना चाहना है श्रोमणी अकाली दल कोले बहुत ऑप्शंस है अगले पार्लीमेंट इलेक्शन वास्ते। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ पंजाब का कीता, अपने कतलेआम भी कीता ते होर किड्डा बड़ा नुकसान। और वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक के जवाब में बीजेपी, शिवसेना और सहयोगी दलों ने भी दोनों दिन संयुक्त बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि इसका मकसद इंडिया की बैठक को अकेले सारा मीडिया फोकस ले जाने से एक तरह से रोकना है। इस पर देखते हैं रिपोर्ट। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक के जवाब में बीजेपी ने राजनीतिक पैंतरा चलते हुए महायुति की मीटिंग की घोषणा की है। महायुति की मीटिंग में भी 31 अगस्त की रात को डिनर रखा गया है और 1 सितंबर को राज्य के अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और मित्र पक्ष की संयुक्त बैठक मुंबई में 31 और 1 तारीख को आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रमुखता से भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी के अलावा माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले का आरपीआई गठ, माननीय जोगेंद्र जी कवाड़े का आरपीआई कवाड़े गठ, हितेंद्र ठाकुर जी का बहुजन विकास आघाड़ी, विनय कोरे जी की अध्यक्ष है उनकी जन स्वराज्य शक्ति, आमदार महादेव जानकर साहब का राष्ट्रीय समाज पक्ष, आमदार बच्चू बड़ू जी की प्रहार जनशक्ति पार्टी और सदाभाऊ खोत की रैयत क्रांति पक्ष, सभी पक्ष इसमें सम्मिलित होंगे। 31 तारीख को शाम को 8 बजे वर्षा निवास स्थान पर सभी प्रमुख नेताओं के साथ प्रमुख कार्यकर्ताओं का, प्रमुख आमदारों का एक भोजन का कार्यक्रम होगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विपक्षी एकता से घबरा गई है, तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का कहना है कि दोनों की तुलना बेमानी है। डरे तो है, लेकिन अगर उन्हें सही मायने में कुछ करना रहता तो वो किसान के खेत पे जाते। आज अकाल है, आज आर्टिफिशियल रेन करना है नहीं करना है इसका सवाल खड़ा हुआ है। 30 दिन से बारिश नहीं है, दूसरी बार क्रॉपिंग किया गया है, तो किसान के सवाल जो खड़े हैं, जो एक एग्जाम नहीं ले पा रहे ढंग से, जो नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट के इशू को लेकर बच्चों को, सिलेक्टेड बच्चों को वापस भिजवाया जा रहा है, ये सारे समस्याओं की तरफ अगर ध्यान देते और किसान के खेत पे अगर खड़े दिखाई देते तो ज़्यादा अच्छा होता। हम भी उसका स्वागत करते। कहाँ एक महान सागर, कहाँ इंडिया और कहाँ महायुति। हम देश की बात कर रहे हैं और ये जो देश में जो आए हुए एक राजनीतिक एक अलग अलग स्तर की इतने सालों की उनका जीवन का बड़े पैमाने के ऊपर विभिन्न विभिन्न राज्यों में और देश में योगदान होने वाले नाम। अब ऐसी की तुलना अगर हम लोग ऐसे लोगों के साथ करने लगे तो कहाँ की राजनीति जारी है और कौन महायुति के नेता कौन कौन है, जो किस लिए गए, सत्ता कारण के कारण क्या राजकारण हुआ, क्या मानसिकता उनकी है, समाज में उनके प्रति क्या बातचीत होती है, मैं बताने के लिए जरूरत नहीं है। बीजेपी की इस कोशिश को इंडिया अलायंस की बैठक से मीडिया का ध्यान भटकाने की चाल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ महाराष्ट्र में महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल के साथ राज्य सरकार में शामिल दूसरे बड़े नेता होंगे। फिल्में वो चलती हैं इनमें कलाकार बड़े होते हैं, तो इस फिल्म में कलाकार कुछ छोटे दिख रहे हैं, तो ये अगर उससे ऑपोजिशन के जो मुख्य आयोजन से अगर ध्यान बटाने की कोशिश है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा सफल होने की उम्मीद करनी नहीं चाहिए। बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि इंडिया अलायंस की बैठकों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इस तरह के राजनीतिक पैंतरों को क्या कहा जाए? बीजेपी की चिंता या फिर मीडिया और जनता का ध्यान भटकाने का हथकंडा? मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल करेगी। माना जा रहा है कि सितंबर में G20 की होने वाली बैठक से पहले केंद्र इस मसले पर कोई बड़ा फैसला
ले सकता है। क्या जम्मू कश्मीर को जल्द ही फिर से राज्य का दर्जा मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है। केंद्र सरकार का कहना है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हालात बेहतर हैं। इसलिए यह फैसला लेने में भी केंद्र सरकार को कोई हिचक नहीं होगी। इस बारे में खुद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री कई बार संसद में भी बयान दे चुके हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां इसे केंद्र सरकार का नया पैंतरा बता रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि सॉलिसिटर जनरल एक बहुत ही सक्षम और चतुर वकील हैं। वो तर्कों का ध्यान केंद्र के सामान्य स्थिति पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जाल है जिससे बचना बेहतर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति या सामान्य स्थिति पर शासन करने के लिए याचिका नहीं दी गई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश और पीठ के अन्य न्यायाधीशों के लिए सरल प्रश्न ये तय करना है कि 2019 में जम्मू कश्मीर में थोपे गए बदलाव कानूनी और संवैधानिक थे या नहीं। बाकी सब तो मन का बहलावा है। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर कहा, भारत सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसजी का बयान हमारे रुख की पुष्टि करता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य से बहुत दूर है। तुषार मेहता अब हमारे तर्क को केवल भारत सरकार के संवैधानिक हाराकिरी के बचाव करने के बहाने के रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे माना जा रहा है कि G20 की बैठक से पहले केंद्र कोई बड़ी घोषणा कर सकता है। G20 में हिस्सा लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली आ रहे हैं। दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने हाल में बयान दिया था कि भारत और पाकिस्तान वहां से शुरुआत कर सकते हैं जहां वाजपेयी सरकार और मुशर्रफ की बातचीत का सिलसिला टूटा था। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइबर अपराध की। साइबर अपराधों से बचने के लिए कई तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने एक नया तरीका इजाद किया है जो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको जागरूक करेगा। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड साइबर कॉमिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपको ले चलते हैं कॉमिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। मिलिए सुपर कॉप चक्रेश से, जो एक काल्पनिक चरित्र है और हर सोमवार इस कॉमिक्स के जरिए साइबर फ्रॉड से जुड़ी एक कहानी सुनाएगा। वीडियो 30 से लेकर 50 सेकंड तक का होगा। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कार्टून का माध्यम से देखेंगे तो लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगता है कि एक 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स का क्लिप का। और दूसरा मेन चीज है, जो बच्चे जो है अब ज्यादातर मोबाइल जो है और इस टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उनका एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ये एक अच्छा सक्सेसफुल मेथड है। उत्तराखंड कॉमिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपराधियों के तरीके की पोल खोलेगा, जागरूकता बढ़ाएगा और लोगों को इस कॉमिक्स से जुड़ने के लिए भी रोमांचक तरीके से प्रेरित करेगा। फेस्टिवल सीजन और अन्य तरह से कैसे साइबर अपराधी पैसे लूटने की फिराक में रहते हैं, इसलिए पुलिस हर सोमवार को नए नए वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक करेगी। इसका जो है हमने विभिन्न माध्यम से हम प्रचार करेंगे, तो स्कूल बच्चे, कॉलेज का जो छात्र है, सभी का जो है, ये केवल एक सेक्टर को हम टारगेट नहीं करें, सभी का पास ये पहुंचकर जो है एक जन जागरूकता अभियान का माध्यम से जो हम साइबर क्राइम जो वृद्धि जो हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे जैसे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ही साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम करने वाले लोगों की गाढ़ी कमाई को चुटकियों में साफ कर दे रहे हैं। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने एक साइबर क्राइम को लेकर अवेयरनेस लाने के लिए सोशल मीडिया पर एक 40 सेकंड का वीडियो बनाया है और इसे आर्टिफिशियल कॉमिक का नाम दिया है। वीडियो में कई तरह की चीज़ें बताई गई है। ये उत्तराखंड साइबर क्राइम का एक वीडियो है जो करीबन 30 सेकंड या 40 सेकंड के ऐसे बनाए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि फेस्टिवल के मौके पर या अन्य तरीके के मौके पर कैसे QR कोड स्कैन करके जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो तुरंत पैसा निकाल दे रहे हैं। इसमें एक चक्रेश नाम का एक सुपर कॉप बताया गया है
और वो ये भी बता रहा है इसमें कि कैसे आपका पैसा वापस आ सकता है, कि तुरंत अगर कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत साइबर थाने में बताया जाए। और सुपर कॉप चक्रेश जो ये बताया गया कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू वो वापस आपका पैसा ला सकता है और किस तरीके से यहाँ पे अपराधियों को भी दिखाया गया कि उनको पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो वीडियो है हर सोमवार को 30 या 40 सेकंड का वीडियो उत्तराखंड पुलिस सोशल मीडिया व्हाट्सएप इस पर डालेगी और एक तरह से लोगों को ये भी बताएगी कैसे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। इस साल मॉनसून अनियमित रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर अगस्त महीने में दिखा, जबकि देश में अब तक की सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सूत्रों के मुताबिक अगस्त महीने में ये कमी औसत से करीब 30% तक कम होने की आशंका है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पूरे दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन के दौरान इस साल बारिश मई में अनुमानित औसत के 96% से 2 से 3% तक कम रह सकती है, लेकिन ये सामान्य श्रेणी में ही रहेगी। देखते हैं इस पे ये रिपोर्ट। इस साल मॉनसून सीजन के दौरान हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपा दिया, लेकिन देश के कई दूसरे इलाकों में अगस्त सूखा ही निकल गया। मॉनसून के दौरान अगस्त महीने में अब तक की सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन के मुताबिक इसकी सबसे अहम वजह एल नीनो फैक्टर है। सामान्य से बेहद कम बारिश होने की वजह से अगस्त 2023 सबसे सूखे महीने में से एक रहा और इसकी वजह था एल नीनो फैक्टर। इसलिए हमने पहले ही अगस्त में सामान्य से कम मॉनसून का अनुमान जताया था। कुल मिलाकर हमें उम्मीद है कि मॉनसून बारिश औसत के 96% से 2-3% कम होगी। ये अनुमान हमने मई 2023 में अनुमान लगाया था, लेकिन फिर भी हम इसे सामान्य श्रेणी ही कहेंगे। इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन के दौरान 1 जून से 29 अगस्त के बीच औसत से 9% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इनसेट 3D सैटेलाइट के इन ताजा इमेजेस में आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के कुछ तटीय इलाकों और तमिलनाडु को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में अभी बादल नहीं दिख रहे हैं और यही ट्रेंड लगभग इस पूरे अगस्त में रहा है, जिस दौरान अब तक की सबसे कम बारिश अगस्त महीने में रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 1 जून से 30 अगस्त के बीच बारिश औसत से 48% कम रिकॉर्ड की गई है, जो देश में सबसे कम है। इस दौरान झारखंड में औसत से 36% और कर्नाटक में औसत से 21% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में बारिश औसत से 15% कम और पश्चिम बंगाल में औसत से 13% कम रही। क्या ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो पाएगी सितंबर में? देखिए, अभी तक का जो अनुमान है ठीक है, आइसोलेटेड हैवी, थोड़ा बहुत उसमें आप कह सकते हैं कि रेनफॉल के कारण बढ़ोतरी आ सकती है, जो ज़्यादा माइनस फैक्टर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद रेनफॉल की नहीं है। वही आइसोलेटेड हैवी, जब अधिक से अधिक वेरी हैवी में वही कुछ हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है इन स्टेट्स में। यानी कुछ रिकवरी होगी ओवरऑल मॉनसून की? हाँ जी, ईस्ट इंडिया में कुछ रिकवरी होने की प्रोबेबिलिटी है। इस साल मॉनसून अनियमित रहा है, जिसकी वजह से कहीं आम लोगों को आपदा झेलनी पड़ी तो कहीं किसान पानी की किल्लत से जूझने को मजबूर हैं। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। खबर उत्तराखंड से, जहां रुद्रपुर में बन रहे एक मेडिकल कॉलेज की 14 अधबनी इमारतें गिराई जाएंगी। ये पूरा मामला खराब क्वालिटी और स्टैंडर्ड का है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और उसे 31 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश भी दिया गया है। इस साल मार्च में ही इन इमारतों में रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाना था, लेकिन अब इन्हें गिराए जाने की तैयारी है। ये इमारतें तयशुदा मानकों पर नहीं बनी हैं। इनकी निर्माण गुणवत्ता भी खराब है। सरकार ने अब इसका निर्माण कर रही कंपनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड को 31.78 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है पहले ईपीआईएल कार्यदायी संस्था को दिया गया था और उनके द्वारा टाइमली वर्क स्टार्ट नहीं किया जा सका। इसके वजह से जो है हम लोगों ने कार्यदायी संस्था चेंज कर दिया था और अभी उच्च स्तर पे निर्णय लिया गया है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर जो पूरा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उसमें की जाएगी और संबंधित धनराशि जो है जो पूर्व की कार्यदायी संस्था थी उनसे वसूली जाएगी।
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना 336.89 करोड़ की है। मई 2020 में EPIL को मेडिकल कॉलेज बनाने का जिम्मा दिया गया। अक्टूबर 2022 में शिकायत के बाद कंपनी से काम वापस लिया गया। IIT रुड़की और नियोजन विभाग ने जांच में निर्माण को खराब पाया। जो 14 इमारतें बन रही थीं उनमें मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक, एकेडमिक ब्लॉक, आवासीय ब्लॉक के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल आदि शामिल थे, लेकिन अब इन्हें नए सिरे से बनाया जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज की जो प्रशासनिक भवन है और जो छात्रावास हैं और आवासीय परिसर हैं, उन बिल्डिंग्स में कुछ इस रिपोर्ट में खामियां पाई गई हैं। जो इस बेसमेंट है, तो इसलिए इसको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ होगा, क्योंकि भविष्य में जो ये कॉलेज होगा वो एक्सपेंड भी होगा, तो इसलिए नींव का मजबूत होना जरूरी है। तो नींव तक ही वो बिल्डिंग्स बनी थी, तो उसके बाद ध्वस्तीकरण आ गया है तो आगे कार्रवाई होगी। भले ही सरकार ने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए हो, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या मेडिकल कॉलेज को बनाने वाली एजेंसी ही इसमें दोषी है या फिर सिस्टम में बैठे कुछ और लोग भी हैं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के समय पर नहीं बनने से जहां स्थानीय लोगों को नुकसान है, वहीं मेडिकल के छात्रों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये कॉलेज समय पर बन पाता तो मेडिकल के छात्र यहाँ पर पढ़ाई कर डॉक्टर बनते। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। कल का चांद कुछ अलग था। फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों कल एक साथ दिखाई दिए। इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। भारत में सुपर ब्लू मून रात 8:37 पर दिखाई दिया। ये रोजाना की अपेक्षा 14% बड़ा और ज्यादा चमकदार था। ये घटना तब होती है, आपको बता दें, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता है। अब अगला सुपर मून, सुपर ब्लू मून कहते हैं, कि वो 13 साल बाद 2037 में दिखाई देगा। अलग अलग शहरों में किस तरह से चांद का लोगों ने दीदार किया, आप देख रहे हैं। आगरा, दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग शहरों में किस तरह से नजर आया, कोलकाता को भी आप देख रहे हैं। तो सुपर ब्लू मून कल दिखाई दिया। और विदेशों में भी कैसा नजारा रहा वो भी आपको दिखा रहे हैं। गाजा की तस्वीरें, जोहानिसबर्ग, ग्रीस और कराची की तस्वीरें आप देख रहे हैं।